हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारे गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम की। तो क्या पीएलआई स्कीम फेल हो गई है? अगर हम गवर्नमेंट डेटा की बात करके चले तो 11.5 लाख जॉब जनरेट करी है पीएलआई स्कीम ने। टोटल 1.61 लाख करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट आई है पीएलआई स्कीम के चक्कर में। 14 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन देखने को मिला है। 5,30,000 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल ये डेटा तो सही दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ने 14,000 करोड़ के आसपास इंसेंटिव बांटे 10 सेक्टर्स के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईटी हो गया, हार्डवेयर, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से हमको इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दिया है। अगर स्पेशलिटी स्टील प्रोजेक्ट्स की बात करके चले तो 20,000 करोड़ रुपए उनको रिसीव हुआ। 27,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा कमिटेड था। 9,000 नौकरियां उससे जनरेट होती हुई उनको दिखाई दी। फूड सेक्टर में भी ऐसा ही दिखाई दिया, जहां पर 700 करोड़ का टारगेट है और 474 करोड़ रुपीस बांट दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए, एक साइड ऑफ स्टोरी तो ये कह रही है कि भाई गवर्नमेंट ने जितना पैसा लगाया उससे कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट किया और कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दी है। सबसे बड़ा एग्जांपल एप्पल है भाई। इंडिया के अंदर एप्पल बन रहे हैं, डिवाइसेस बन रही है और इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है और 1 लाख करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं एनुअल बेसिस के ऊपर। तो मतलब उस पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, नौकरियां भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। बट गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो $23 बिलियन की पीएलआई स्कीम को बंद कर रहे हैं। इसी के बाद में बहुत सारा कंसर्न निकल के आया, क्योंकि 4 साल हो गए थे पीएलआई स्कीम को और बनाई गई थी कि भाई चाइना से सबके सब खार खा के बैठे हैं पूरी दुनिया वाले, और सबके सब ढूंढ रहे हैं कि भाई एक अच्छी मार्केट ढूंढी जाए जो कि चाइना का ऑल्टरनेटिव बन पाए। तो सबको लग रहा था इंडिया एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इंडिया के पास में चीप लेबर है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। बट कहीं ना कहीं बांग्लादेश बहुत सारी मार्केट खा गया, वियतनाम बहुत सारी मार्केट खा गया। मैं ये नहीं कहूंगा इंडिया को नहीं मिला, बट इंडिया को भी मिला, बट कहीं ना कहीं बाकी जगहों के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 750 से ज्यादा कंपनियों ने, जिसमें फॉक्सकॉन, रिलायंस, सबने पार्टिसिपेट किया था। बट जो डिलेज आए ना कि भाई यहाँ पर साइन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उसकी वजह से जो टारगेट रखा गया था वो अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दिया। खाली 37% जो प्रोडक्शन टारगेट रखा गया था वही अचीव हुआ है। सोचा तो ये गया था जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी है ना, उसको 25% तक ले जाएगा 2025 तक, बट अभी के टाइम पे 15% के आसपास है। इनफैक्ट अभी घटता हुआ दिखाई दिया है। 15.4% से घट के 14.3% पे आ गया। सोलर, स्टील, टेक्सटाइल की बात करके चले, ये सारे के सारे सेक्टर स्ट्रगल करे हैं। टारगेट तो छोड़ो, कईयों ने तो अपनी प्रोडक्शन तक चालू नहीं करी। अब बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी है, अपना काम करना शुरू कर दिया है, बट वो अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे थे। इस चक्कर में उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री को बोला कि पीएलआई के जो टाइम है ना उसको एक्सटेंड कर दो, ताकि उसके बीच में हम कुछ काम कर पाए। बट कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये सही बात नहीं है, फेयरनेस नहीं रहेगी। तो सुनने में तो ये खबर भी आ रही है, ये जो पीएलआई स्कीम है इसका जो इंसेंटिव है वो परफॉर्मेंस की जगह इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर दिया जाए, ताकि अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसको इंसेंटिव मिल जाएगा, प्रोडक्शन बनाए या ना बनाए। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके की डिलेज आ रहे हैं, इस चक्कर में ये स्कीम फेल होती हुई दिखाई दे रही है। तो जितने भी प्रोस थे, कौन थे इस पूरी स्कीम के, मैंने आपको बता दिया। अब आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करो। आपके हिसाब से ये स्कीम सक्सेसफुल रही है या फ्लॉप हो रहा है? बाकी इंडिया के अंदर मर्जर एंड एक्विजिशंस की बात करके चले तो $100 बिलियन के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दिए। 26.4% राइज दिखाई दिया है। ओवरऑल देखो तो भाई अच्छी चीज है, मर्जर एक्विजिशन बढ़ रहे हैं। बट अगर दूसरी साइड से सोचोगे ना कि मर्जर एक्विजिशन होते क्यों है, नॉर्मली इस चीज को उतना अच्छा नहीं माना जाता। मर्जर्स ज्यादातर कब होते हैं? जब कंपनी को लगता है कि सिनर्जी क्रिएट हो सकती है और खर्चों को कम किया जा सकता है। कंपनी खर्चे बचाने के लिए कब सोचती है? जब इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती है। तो मर्जर्स एक जगह पे तो अच्छे भी होते हैं, बट कई बार ऐसे केसेस होते हैं, मैं कहूंगा ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जहां पर मर्जर किया जाता है खर्चों को कम करने के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, हॉटस्टार जियो का जो मर्जर हुआ है, दोनों ने जुड़ के अपने खर्चे कम करने की कोशिश करी है ताकि हम एक बड़ी एंटिटी बन पाए। रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं थी, हॉटस्टार वालों के पास पैसे की कमी नहीं थी, बट दोनों ने सोचा कि जुड़ते हैं भाई, मार्केट कंडीशन सही नहीं है, एक सिनर्जी क्रिएट करते हैं और एक बड़ा मार्केट शेयर बनाते हैं। और अगर दूसरी साइड पे मैं एक्विजिशंस की बात करके चलूं तो उसका मतलब होता है हमने एक कंपनी खरीद ली। तो एक्विजिशन एक मामले में अच्छी चीज है, जैसे अगर मेरी कंपनी कोई खरीद रहा है और मुझे पैसा मिल रहा है उस पूरा तो मेरे लिए तो अच्छी चीज है।
मैं भाई रातों रात करोड़पति बन गया और मेरी कंपनी बिक गई। बट यहाँ पे नेगेटिव चीज क्या है, ज्यादातर जो एक्विजिशंस हुए हैं ना, उसमें से बहुत सारे एक्विजिशंस डिस्ट्रेस सेल हुए। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टर ने उस कंपनी में पैसा लगा रखा था, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ गई कंपनी की, उसके बाद कंपनी का हाल ऐसा हो गया कि इन्वेस्टर ने अपनी किसी होल्डिंग कंपनी को बोला कि भाई इसको खरीद ले, और जो खरीदा गया वो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे खरीदा गया। मतलब मान के चलो पिछला राउंड उन्होंने जो पैसा रेस किया था वो मान लो 1000 रुपए में किया था, और अभी वो बिक रहे हैं मान लो 200 रुपए में, 100 रुपए में। मतलब 10%, 20% कीमत के ऊपर कंपनियां बिकी है, क्योंकि पीछे से इन्वेस्टर से पैसा नहीं आ रहा था, मार्केट कंडीशन सही नहीं थी, कंपनी लॉसेस कर रही थी, तो इसलिए डिस्ट्रेस सेल देखने को मिली। तो दूर से चीजें अच्छी लगती है कि भाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया, नंबर अच्छा लग रहा है, बट अगर आप ध्यान से समझोगे इस कंसेप्ट को, मर्जर एक्विजिशंस नेगेटिव साइड भी लेके आती है। ब्लैकस्टोन की बात करके चले तो उनका प्लान है इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करने का, $100 बिलियन तक ले जाने का, अपनी कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाने का इनका प्लान है। मुझे याद है पिछले साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते, मतलब मान सकते हो इसी टाइम के आसपास मैंने बोला था हमको मर्जर एक्विजिशंस बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, और हमको दिखाई दिए थे। इस साल मुझे पता क्या लग रहा है, इस साल मुझे लग रहा है हमको डिस्ट्रेस सेल बहुत ज्यादा दिखाई देगी, मतलब कंपनी एकदम दिवालिया घोषित हो रही है, बिक रही है, हमको कंपनियां बंद होती हुई दिखाई दे सकती है। और बंद होती हुई मतलब कुछ फ्रॉड एलिगेशंस, फाउंडर ने कुछ किया, इसने कुछ किया, उसने कुछ किया, ऐसी चीजें निकल के आ सकती है। और आईपीओ आते हुए दिखाई देगी लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स की, मतलब गंजे और कंगी बेचने वाली बातें होने वाली है। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो रिलायंस के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है इंडियन बिजनेस के लिए, और भाई जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होने को दिखाई दे रहा है। $20 की सब्सक्रिप्शन है, मतलब मान लो 2000 रुपए के आसपास की सब्सक्रिप्शन है, वो हमको 75% से 85% डिस्काउंट के ऊपर मिल सकती है। इसका मतलब 200-300 रुपए महीने के ऊपर हमको शायद चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन देखने को मिले जियो के साथ पार्टनरशिप होने पे। अब बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, भाई मेरा तो फायदा होगा, मतलब मेरी तो कब से चल रही है सब्सक्रिप्शन, तो मेरे जैसे को तो बहुत फायदा होने वाला है, ऐसे बच जाएगी, एक महीने के खर्चे में 4 महीने चला लूंगा। अब बेसिकली कहानी क्या है, रिलायंस अपना खुद का डेटा सेंटर बना रहा है बहुत बड़ा गुजरात जामनगर के अंदर, जो कि माना जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हो सकता है। तो उसी के लिए शायद ओपन एआई के साथ में कोलैबोरेट किया जा रहा है, और वहां पर सेटअप किया जाएगा, इंडिया के अंदर ही डेटा रहेगा, इंडिया में ही सिक्योर रहेगा, जो गवर्नमेंट का डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमको फायदा देखने को मिलेगा, और ये खाली शुरुआत है चैट जीपीटी की, हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी अगर इंडिया में इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनते हैं तो। और जियो ने भाई एक और अच्छी चीज करी है, अगर मैं एवरेज डेटा कंजम्पशन की बात करके चलूं एक महीने के अंदर, तो वो 27.5 जीबी का है। मतलब एवरेज एक महीने में लोग 27 जीबी से ज्यादा यूज कर रहे हैं, और ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 20% से पिछले 5 सालों के अंदर। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रिलायंस का है। रिलायंस ही आया था जिन्होंने एक्चुअली लोगों को डेटा यूज करने की आदत पड़ाई थी। मैं ये कहूंगा स्टार्टिंग फ्री थी, बट अभी के टाइम पे सबके सब अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। बट रिलायंस ने एक आदत बनाई कि भाई देखो 1 GB 2 GB पर डे भी तुम खर्च कर सकते हो। फिर लोगों को लगेगा हाँ भाई इसके बिना तो कोई जिंदगी है ही नहीं, फिर लोगों को आदत हो गई, फिर सारी कंपनी से इसी प्लान को लेके आए। फिर आज के टाइम पे 5G आ गया है, और एक बार अगर आप 5G यूज कर लेते हो फिर पीछे जाना बहुत मुश्किल है। डेटा की बात करके चले तो 12 टाइम्स ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं लोग जिनके पास पे 5G है। मतलब नॉर्मल अगर मान लो 1 GB बंदा यूज करता है तो 5G वाला 12 GB यूज करता है। ये तो मैं भी बोलूंगा मेरे फोन के ऊपर 5G की 700 800 900 MBPS की स्पीड में देखता हूँ। घर पे मेरा 300 MBPS का प्लान लगा हुआ है, ऑफिस में 300 MBPS का प्लान है, बट कभी कभार डाउनलोड करने के लिए मैं फोन का इंटरनेट यूज कर लेता हूँ जब इतना मन करता है तो, क्योंकि जियो जिंदाबाद, जियो 5G यूज करो और अनलिमिटेड यूज करो, ऐश करो। वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी कोला वॉर की बात करके चले तो कोला वॉर थोड़ी और खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है। अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो रसना भी सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस के अंदर आने का प्लान कर रहा है। 40 से 50 करोड़ रुपए पटना के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 मिलियन केसेस एनुअली बनाने का प्लान है। 2 मिलियन कोई बड़ा नंबर नहीं होता है, बट दिस इज स्टार्टिंग। बाकी भाई रसना से बचपन की यादें सारी की सारी जुड़ी हुई है। आज भी हम रसना यूज करते हैं, पर मुझे याद है एक जमाना होता था छोटा, जब रसना के अलग अलग पैकेट्स आते थे, उसको मिक्स करके बोतलें बनती थी, फिर उसको मिक्स करके पानी के अंदर डाला जाता था। कोई है उस जमाने का बंदा तो कमेंट सेक्शन बताना रसना कैसे काम करता था। पर आज तो रसना का इंस्टेंट वाले पैकेट आ गए, सीधा पैकेट उठाओ, पानी में डालो और पी लो। पहले इसमें भी एफर्ट होता था, 2 अलग अलग चीजें आती थी, उनको मिलाना
जाना पड़ता था। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाने का प्लान कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा फन वाली खबर लग रही है। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक कंपटीशन रखा गया जिसके अंदर कंपनी जीती, जोहो कॉर्पोरेशन जीती, 1 करोड़ रुपए का प्राइस, टीम 75 लाख रुपए का। अब इंडिया का जो ब्राउजर होगा कैसा बनाया जाएगा, पहली बात तो बहुत हाई चांसेस है, और ये चीज हमने हमारी कम्युनिटी के अंदर भी डाली थी, तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था भाई ये क्रोम का बेस लेयर यूज करेंगे। बेसिकली क्रोम का जो क्रोमियम है वो ओपन सोर्स है, उसी को यूज करेंगे, उसी के अराउंड कुछ बिल्ड करेंगे। मैं कहता हूँ भाई अगर कोई चीज ब्रोकन नहीं है तो उसको दोबारा से क्यों बनाना है, जब ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, फालतू का क्यों भागना है। अब आप ये कह सकते हो कि भाई इंडिया के अंदर खुद का ब्राउजर होगा, हमारे पास ठप्पा आएगा, बट आप बना लोगे, यूज कौन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी साइट्स देख लो आप, अच्छी चलती है क्या? यूआई यूएक्स तो अच्छा नहीं होता, खुद ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हो। तो आज की जो यूथ है ना, अगर उसको यूआई यूएक्स खराब दिखेगा, मजा नहीं आएगा, तो उसके पास ऑल्टरनेटिव बहुत है। और मैं कहूंगा कि वो स्विच क्यों करेगा जब उसको कोई खराबी ही नहीं दिखाई दे रही। मैं मैक की बात करके चलूं, आईफोन की बात करके चलूं, मैं सफारी यूज करता हूँ। मैं एंड्रॉइड की बात करके चलूं, वहां पे मैं क्रोम यूज करता हूँ। मैं यही 2 ब्राउजर यूज करता हूँ और कोई यूज ही नहीं करता हूँ। बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वाला ब्राउजर भी ट्राई किया, बट मैं मेजरली 2 ही ब्राउजर यूज करता हूँ और कोई नहीं करता हूँ। क्या आपको लगता है इंडिया का अगर मेक इन इंडिया ब्राउजर आएगा उसको यूज करोगे, बाकी ब्राउजर डिच कर दोगे? मैं तो नहीं करूंगा, आप बताना आप करोगे या नहीं करोगे। बाकी गूगल की बात करके चले तो गूगल ने एक बहुत बड़ी चपेट मारी है भाई न्यूज एजेंसी के ऊपर। उन्होंने बोला है कि जो न्यूज है ना वो उनके एड बिजनेस के लिए वर्थलेस है। पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को, क्योंकि कई लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर ना और बहुत सारे देशों के अंदर गूगल पे कलेश हो रहा था कि भाई गूगल ना ऊपर ही न्यूज दिखा देता है, उस न्यूज ऊपर ही दिखाने के चक्कर में, रिच स्निपेट के चक्कर में लोग अंदर न्यूज पे नहीं जाते, जिसके चक्कर में लोगों को नुकसान होता है, और ये गलत है। गूगल वाले इनसे पैसा कमा रहे हैं, गूगल वालों को अपने पैसों का कुछ शेयर देना चाहिए इनको, या कुछ देना चाहिए बेसिकली अपनी कमाई का। अभी गूगल ने यूरोपियन मार्केट के अंदर पिछले 2.5 महीने के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, और तो उन्होंने देखा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई। अगर आप न्यूज को हटा ही देते हो तो उससे उनके रेवेन्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिंपल सी बात मान के चलो, कुछ नहीं मिलने वाला। जितनी भी यूरोपियन कंपनीज है जो सोच के बैठी थी कि भाई गूगल पैसा देगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब ये ना हो उनकी सर्चेबिलिटी खराब हो जाए फालतू के चक्कर में। आप ये है एंटी ट्रस्ट रेट लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट ठीक है भाई, अब पहले रो रहे थे अब रोते रहो, अब नहीं मिलेगा पैसा। मैं तो बोलता हूँ भाई मैं यूट्यूब पे बिजनेस न्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है, अगर इसका कुछ शेयर यूट्यूब लेता है, बट कहीं ना कहीं मुझे डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोवाइड करके दे रहा है ना, मेरी होस्टिंग वगैरह बहुत सारी चीजों की टेंशन है तो खत्म कर रहा है ना। और अगर मैं मेटा की बात करके चलूं तो उन्होंने भी कहा है कि वो यूके के अंदर पर्सनलाइज एड्स को बंद कर रहे हैं। अब पर्सनलाइज एड का मतलब बता देता हूँ। जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, अमेजोन पे आप कुछ एड टू कार्ट करते हो, उसके बाद आप कहीं पे भी जाते हो आपको वही वाली एड दिखाई देती रहती है ना कि आपने ये देखा था, आपने ये देखा था। सिमिलरली फेसबुक के अंदर क्या होता है, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, उनका जो भी पूरा नेटवर्क है, वहां पर वो आपका पर्सोना समझता है कि आपको क्या पसंद आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, और बेस्ड ऑन दैट आपको एड दिखाई जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आपने मनाली ट्रिप की बात करी कहीं पे और आपको मनाली की एड्स दिखाई देने लग गई, तो वो पार्ट ऑफ आप कह सकते हो पर्सनलाइजेशन है। बाकी यहाँ पे एक चीज की क्लैरिटी कर देता हूँ, कई लोगों को नहीं पता, बट यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बताता हूँ क्या माना जाता है। अब एक थ्योरी ये कहती है कि भाई हमारा फोन हमको सुनता है, व्हाट्सएप पे हम जो भी चैट करते हैं, फेसबुक उसका यूज करता है, मैसेंजर पे या कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे कोई भी कंटेंट हम देखते हैं उसको यूज करता है, हम किसी को भी कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं, उसको नोट करता है। बेस्ड ऑन दैट हमने जो बात करी होती है हमको वैसी ऐड दिखा देता है। अगर मैंने मनाली की बात करी अपनी वाइफ के साथ में, तो मुझे मनाली की ऐड दिखाई देने लग जाएगी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि आज के टाइम पे इतना बढ़िया एआई हो गया है कि जो एड कंपनीज होती है वो आपकी बहुत बढ़िया प्रोफाइलिंग कर पाती है। एग्जाम्पल के लिए आप दिन के अंदर ना 500 एड्स देखते होगे, लिटरली कह रहा हूँ, आप 500 एड्स देखते होगे दिन के अंदर। अब 500 एड में से आपको कितनी याद रहती है? 5-10 मैक्सिमम। अब कहानी बात है, बाकी तो आपने छोड़ दी ना, बट जैसे ही आपके दिमाग में मनाली चलता है, पहले भी आपको मनाली की एड दिखाई दे रही थी क्योंकि आप पर्सोना में आते थे, बट अभी आपके दिमाग में मनाली आया इसलिए आपको वो वाली एड दिखनी बेटर शुरू हो गई। पहले 500 में दिखाई देती थी, अभी भी 500 में ही दिखाई दे रही है, बट बैनर ब्लाइंडनेस खत्म हो गई। बैनर ब्लाइंडनेस एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है जो कि कहता है हम मल्टीपल एड्स देखते हैं दिन के अंदर, बट हमको याद कुछ ही रहती है जो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट होती है। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से कौन सी वाली थ्योरी बेटर है? क्या हमारा फोन हमारी बातें सुन रहा है? क्योंकि अगर सुन रहा है तो बहुत बड़ा कलेश हो सकता है, और अब तक हो जाना चाहिए था, या फिर बहुत सारे लोगों को पैसा खिलाया गया है, बहुत सारा हम बंदों को पकड़ा गया है ताकि ये चीजें रिलीज ना हो पाए, कि कोई बता ना पाए। बट कहीं ना कहीं हर बंदा इस बात को मानता है कि भाई हमारा फोन सुन रहा है, कर रहा है। दूसरी थ्योरी ये है, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि भाई बहुत ही स्मार्ट हो गई है टेक्नोलॉजी, इसलिए वो हमारे बारे में प्रेडिक्ट कर पा रही है।
कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा ऐसा मानना है प्राइवेसी इज अ मिथ, फालतू की बातें हैं भाई। इंटरनेट को सब कुछ पता तुम्हारे बारे में। तुमने अपनी ना बचपन से आज तक की सारी हिस्ट्री इंटरनेट पे डाल रखी है। फेसबुक में तुमने डाल रखा है कौन से स्कूल से पढ़े थे, कहाँ गए थे, किसके साथ घूमे थे, कहाँ खाया था, चेक इन सारे के सारे डाल रखे हैं। लिंक्डइन के ऊपर तुमने अपना सारा करियर वरियर सब डाल रखा है, अपने इमोशंस डाल रखे हैं। ट्विटर के ऊपर तुमने अपना गाली देने तक का स्टाइल डाल रखा है, तुम क्या करते हो। यूट्यूब के ऊपर अगर तुम कमेंट सेक्शन में कुछ डाल रहे हो तो उसकी प्रोफाइलिंग बन रही है। तो अगर कोई चाहे ना आपकी पूरी खतरनाक लेवल की प्रोफाइलिंग बना सकता है बिना आपके एक्चुअल डेटा को लिए। और आज एआई इतना स्मार्ट हो गया, प्रोफाइलिंग बहुत ही सॉलिड बन सकती है। किसी को आपके फोन की पर्सनल फोटो का कुछ नहीं करना है, बस उसको ये जानना है कि आपकी उस पर्सनल फोटो के अंदर कुत्ता है, आप कुत्ते को कैसा देख रहे हो, कैसे लाइक कर रहे हो। अगर पसंद कर रहे हो ना तो मतलब आपको डॉग फूड भेजा जा सकता है। तो एक गंजे को कंघी बेचने वाली बात तो नहीं हुई ना। एक्चुअली आपको जिस प्रोडक्ट की जरूरत थी आपको वो दिखाया गया। तो मैं तो हमेशा से इस ओपिनियन में हूँ, पर्सनलाइज एड्स होनी चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो इसलिए मुझे लगता है, पर कभी ध्यान से सोचोगे ना तो आप समझोगे कि पर्सनलाइज एड होनी चाहिए, वरना कोई भी एड दिखाई देगी यार। आप सोचो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, कोई भी रील दिखाई दे रही है, आपको मजा ही नहीं आ रहा, आपने 15 बार स्वाइप अप कर लिया, एक भी रील समझ में नहीं आई। तो पर्सनलाइजेशन हर जगह पे होनी चाहिए। बाकी परप्लेक्सिटी की बात करके चले तो उनका प्लान ये है कि टिकटॉक को खरीदेंगे, उसके बाद में उनकी जो एल्गोरिदम है वो परप्लेक्सिटी के अंदर डालेंगे, थोड़ा सा एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके बाद में उस एल्गोरिदम को ओपन सोर्स कर देंगे। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर देगी कि उनका रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, कि बेस्ड ऑन क्या लॉजिक वो कंटेंट को दिखा रहे हैं। कि अगर आप कुछ सर्च मारते हो तो सबसे ऊपर कोई चीज आती है तो क्यों आती है, उसका पीछे का लॉजिक क्या है। तो इनका तो पूरा सॉलिड वाला प्लान है भाई, अगर देखा जाए तो, कि टिकटॉक को परप्लेक्सिटी के साथ में खतरनाक तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। बट क्या ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। बाइटडांस नहीं चाहता कि यूएस को अपना बिजनेस ऑपरेशन बेचे। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टाइम को उनको डिले दिया, बट वो 5 अप्रैल को खत्म होने वाला है। 5 अप्रैल के बाद क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि परप्लेक्सिटी वाले पहले भी पीआर स्टंट के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, तो हो सकता है ये खाली पीआर के लिए हवा फैलाई जा रही हो कि भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मेन सवाल तो बाइटडांस का है, क्या वो टिकटॉक को एक्चुअली किसी को बेचेगा या फिर नहीं बेचेगा। बाकी एलॉन मस्क की बात करके चले तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक मीटिंग करी जहां पे अपने एम्प्लॉइज को बोला कि आप टेस्ला के स्टॉक्स मत बेचो। पूरा फ्यूचर प्लान दिखाया गया, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट का डेमो दिया गया, फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया गया। ये सब कुछ होने के बाद में इनके शेयर प्राइसेस 1% बढ़ते हुए दिखाई दिए। भाई 50% के आसपास पिछले 3 महीने के अंदर इनका शेयर प्राइस घटता हुआ दिखाई दिया है। सेल्स घट रही है, एलॉन मस्क का बैकलैश चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इनके साथ में। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एलॉन मस्क एक अच्छे लीडर दिखाई दिए, जहाँ पर अपनी टीम का मोराल अपलिफ्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई टेंशन लेने की बात नहीं है। वो टेंशन क्या है कि उन्होंने बोला अपने एम्प्लॉइज को कि भाई हमारे शेयर्स मत बेचो, और डीलर्स को भी बोला हमारे शेयर्स मत बेचो, अगर वो बेचेंगे तो शेयर प्राइस और घट जाएगा ना। बाकी मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडरशिप का एक्ट है। नाइकी की बात करके चले तो उनकी मार्केट कैप $100 बिलियन से नीचे जाते हुए दिखाई दी है, क्योंकि उनके लिए वो चीजें ना सही नहीं दिखाई दे रही है। 5 ईयर लो पे पहुंच गए। जो इनकी हॉलीडे क्वार्टर सेल थी ना, 9% उसमें ड्रॉप आया है, 17% चाइना के अंदर स्लम देखने को मिला है। तो नाइकी के लिए अच्छी चीजें नहीं जा रही है। और इसी के बीच में जो यूएई है वो कह रहे हैं $1.4 ट्रिलियन यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अभी नहीं, मतलब 10 सालों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मीटिंग करी गई है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी इंडिया की बात करके चले तो जो डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 2 अप्रैल को लागू हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, क्या इंडिया नेगोशिएट कर पाता है नहीं कर पाता। स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो 25% लगा रखा है उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। आगे किन किन चीजों के ऊपर लगेगा और उसको कितना कितना इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। बाकी मैं फिर से कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो चीज कर रहे हैं ना, इससे उल्टा ही यूएस का नुकसान होगा। बाकी तो टाइम ही बताएगा। क्योंकि अगर मैं हुआवे की बात करके चलूं ना तो उन्होंने 11% पीसी मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। अब हुआवे एक नॉर्मल ब्रांड हुआ करता था, आपने जबरदस्ती उनसे पंगा लिया कि भाई नहीं हुआवे को बंद करो, ये करो वो करो। उन्होंने अपने प्रोसेसर पे काम किया, उन्होंने अपना प्रोसेसर बढ़िया किया, उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम किया, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया किया। अब आपने चाइनीज बेस्ड एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रेडी करवा दिया, आपने एक अच्छा हार्डवेयर भी रेडी करा दिया, ऊपर से आपने एक सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया कि भाई चाइनीज चाइनीज चाइनीज। चाइना के पास में ऑडियंस भी है, तो वहां पर टेस्ट करने की ऑडियंस भी आ गई।
अब इसकी वजह से इनका प्रोडक्ट और बेहतर होता चला गया। तो मान के चलो चाइना के अंदर तो हुआवे ही चलेगा ना। अब जैसे हुआवे को बैन किया गया यूएस के अंदर, ऐसे ही क्वालकॉम को भी बैन कर देंगे, इंटेल को भी बैन कर देंगे। तो विंडोज पीसी चलेगी किस पे? इन्हीं पे चलेगी। इसलिए मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वालकॉम और इंटेल के पास में जो स्पेशल लाइसेंस है चिप सप्लाई का, वो चला गया है। और हुआवे अपना खुद का एक पीसी बना रहा है जहाँ पे हार्मनी ओएस चलेगी और विंडोज को भी वो रिप्लेस कर देगी आने वाले टाइम के अंदर। तो कहीं ना कहीं अपने पेट पर लात मारने वाली बातें है। बाकी सेबी की बात करके चले तो वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग नॉर्म के ऊपर और स्टिक हो रहा है। वो कह रहा है बेसिकली अगर किसी बंदे को ऐड चलानी है सिक्योरिटी मार्केट कैटेगरी के अंदर फ्रॉड से बचने के लिए, तो आपको गूगल, मेटा सभी जगह के ऊपर अपने एड प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड एंटिटी से रजिस्टर करना पड़ेगा। ईमेल आईडी भी अपनी रजिस्टर्ड यूज करनी पड़ेगी, नंबर भी अपना रजिस्टर्ड यूज करना पड़ेगा। जो कंपनीज है उनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि भाई ये कहीं पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा, झूठे डेटा तो नहीं दे रहे। और जितनी भी रजिस्टर्ड एंटिटीज है उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल 30 अप्रैल 2025 से पहले सेबी के इंटरमीडिएटरी डेटाबेस में देनी पड़ेगी। साथ में सेबी ने एक और अच्छी चीज करी है, मैं ये कहूंगा, स्टार्टअप फाउंडर्स अब ईसॉप को होल्ड कर सकते हैं आफ्टर द आईपीओ। देखो पहले क्या रूल था, अगर आप स्टार्टअप के फाउंडर हो और आप प्रमोटर भी हो, मतलब आपके पास 10% से ज्यादा की होल्डिंग है, तो आपको ईसॉप नहीं मिलते थे। तो ये तो गलत बात हो जाती थी ना। अगर आपने कंपनी आईपीओ बना लिया है और आपकी होल्डिंग बढ़ रही है, आपको कंपनी से ईसॉप मिलने वाले हैं, तो आपको मिलते ही नहीं थे। तो सेबी अब कह रहा है कि भाई नहीं, अब इसको रूल को सही करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में जो एंजल फंड होते हैं वहां पर 200 इन्वेस्टर की कैप लगाई गई है, उसको भी एक्सटेंड करने की कोशिश करी जा रही है कि भाई ज्यादा लोग आना चाहे, ताकि अगर एंजल फंड के अंदर ज्यादा बंदे लाना चाहो तो आप उसको भी ला सकते हो, जिससे अगेन मार्केट में फ्लो बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट का, जो कि अगेन अच्छी चीज होने वाली है। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।